दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, लेकिन जब चौंचलेबाजी के लिए शब्दों का इस्तेमाल होने लगा तो शब्दाडंबर नाम का एक नया अपविशेषण बन गया, जिसको अपने ऊपर चस्पा करने से हर कोई बचना चाहता है। पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको शब्दाडंबर के मामले में महारत हासिल है। इनको इसकी वजह से शब्दाडंबर के चलते शुरू में तो इन्होंने बड़ा सम्मोहन पैदा किया और कई राजनीतिक सिद्धियां प्राप्त इनको इस शब्दाडंबर की वजह से हुई। लेकिन अब शब्दाडंबर के खोखलेपन को लोग जानने लगे हैं और लोगों को शब्दाडंबर से वितृष्णा होने लगी। उनका एक जो है शब्दाडंबर का एक नया प्रहार आपातकाल का जो लागू करने का दिन है 25 जून, उस 25 जून को उन्होंने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा करवाई है, वो उनका वही शब्दाडंबर का एक रूप है। और अब इससे लोग जो है उद्वेलित नहीं होते। लोगों के अंदर कोई वो जो पैदा करना चाहते होते हैं ना, वो देखते हैं कि वो अपने शब्दों की शक्ति खो चुके हैं, फिर भी वो इस मोह से उबर नहीं पा रहे। शब्दाडंबर का एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के अपने मोह से उबर नहीं पा रहे। अभी उन्होंने देखा कि उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी छाप जो हिंदुत्व है, इसको निंदित करने का काम लोकसभा में कर दिया था। तो उन्होंने उनके भाषण को ट्विस्ट करके कैसे ये जो है पूरे देश में फैलाने की कोशिश की थी और हिंदुओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया था कि उन्होंने समूची हिंदू कौम को जो है वो हिंसक बता दिया है। लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके पहले भी ये देखा जा चुका, चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े भयानक व्याख्याएं की कांग्रेस की, राहुल गांधी के भाषणों की। लेकिन उन भयानक व्याख्याओं से पहले जो शुरुआत में 2014 में और 2019 में उसकी वजह से लोग जो है लोगों का जो गुस्सा है, वो लोगों का गुस्से का पारा बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे चढ़ जाता था। वो अब की बार लोगों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और मोदी जी की अब यही हैसियत हो गई कि लोग उनकी बात को एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकालते। अब क्योंकि लोग जान गए कि संविधान हत्या दिवस मनाने जैसा, जिसको 9 साल में उन्हें खुद ही सुध नहीं आई, और जिन्होंने भोगा था उनके न तो उन्होंने संविधान को भोगा है, वो प्रचारित भले ही कराते रहे, वो आपातकाल का दौर भोगा है। अब भले ही वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने जो चाटकार अपने दरबारियों से ये झूठी कहानियां प्रचारित कराने लगे कि उन्होंने भी आपातकाल के खिलाफ और भूमिगत रहकर बड़ा काम किया था। लेकिन उसके पहले उनकी इस बात की कभी उल्लेख उनकी भूमिका का उल्लेख कभी नहीं आया था और ना शाह ने भोगा है। जिन लोगों को आपातकाल को झेलना पड़ा था, वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेता भी सत्ता में रहे, अटल जी और आडवाणी जी ने भी ये प्रपंच नहीं फैलाया कि हम आपातकाल जो है वो आपातकाल जो लागू करने का दिन है, उस दिन हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब ये मुद्दा आपातकाल लागू करने का न तो नया जो वोटर है उसकी स्मृति में है, न किसी की स्मृति में, न उसकी कोई प्रासंगिकता बची है, और ना ही वो कहते हैं कि उन लोगों को जो है उन लोगों को उनकी स्मृतियां फिर सजीव होंगी, वो यात्राओं के दिन फिर उनको याद आएंगे और उस दिन हम इसको एक तरह से निंदित करके आपातकाल लागू करने के कदम को और उनको मलहम लगाने का काम करेंगे। किसी ने ये अपेक्षा नहीं की, किसी ने मांग भी नहीं की, जब तक भारतीय जनता पार्टी की, जब तक मोदी जी की यह समझ में नहीं आया कि हम जो है संविधान बदलने की जो मंशा रखते थे, उसके प्रचार की वजह से उसको जो है उसका जो खुलासा कर दिया विपक्ष ने, उसकी वजह से हमें बड़ी संख्या में मतदाता हमसे विमुख हो गए। जब तक ये समझ में नहीं आया था तब तक न तो उनकी पार्टी में चर्चा होती थी कि अब इस दिवस को संविधान विरोधी दिवस के रूप, संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाए, न किसी और ने उठाया था। अब वो
बार बार उसका जो उसका इम्प्रेशन है संविधान बदलने का, जो उनके ऊपर चस्पा हो गया है कि वो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे, उस इम्प्रेशन को धोने के लिए वो जो है एक नई मतलब जुगत जो है वो तलाश रहे लगातार। उनका पूरा दिमाग अब उसी में केंद्रित होके रह गया, वो और कोई काम अब कर नहीं पा रहे, इसलिए उनके पास में गिनाने लायक कुछ है नहीं। वो वर्तमान की जवाबदेही से बचने के लिए वो फिर बाद में कहीं नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं और कहीं जो है संविधान वहां इंदिरा गांधी तक पहुंच जाते हैं। वो वर्तमान की जवाबदेही से बचना चाहते हैं, लेकिन लोग सचेत हैं। लोगों के अंदर जब वो एक लोगों के अंदर जो तंद्रा का दौर था, उनसे जो उनके सम्मोहन का दौर था, वो टूट चुका है। वो सम्मोहन की तंद्रा अब टूट चुकी है। अब लोग ये चाहते हैं कि आप वर्तमान के बारे में, जो वर्तमान में जो आपकी जो जवाबदेही, उसके बारे में आप जवाब दें, उसके बारे में आप तथ्य रखें, ये ना रखें। और जहां तक संविधान जो है बदलने का जो प्रयास है, वो संविधान जो बदलने का प्रयास है, उसको लेके उनके मन में इतना अपराध बोध नहीं होना चाहिए। वो संविधान हत्या दिवस कह रहे हैं उसको, आपातकाल को, लेकिन आपातकाल तो संविधान के प्रावधानों के तहत ही लागू किया गया था, तो संविधान की हत्या तो उसमें हुई नहीं थी। लेकिन संविधान को, समूचे संविधान को बदलने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा इसलिए उजागर है कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग गठित कराया था, और मंशा ये थी, कोई तानाशाही कायम करने की मंशा नहीं थी। वो संविधान समीक्षा गठित करने की मंशा ये थी कि उस समय पे जिस जंग की गठबंधन की सरकारों का दौर प्रारंभ हो गया था, वो गठबंधन के मामले में सरकारें जिस तरह से ब्लैकमेल होती थी, उस समय उनको ये लगा था कि अगर ये प्रधानमंत्री प्रमुख प्रणाली को बदल के अगर राष्ट्रपति प्रमुख प्रणाली लागू करी जाए और राष्ट्रपति अमेरिका की तरह जनता से सीधा निर्वाचित जो व्यक्ति वो राष्ट्रपति होने लगे, तो वो राष्ट्रपति इस ब्लैकमेलिंग से मुक्त रहेगा, आजाद होके, और वो पूरी जो है स्वच्छ मनोभावना से काम करेगा, दबाव रहित होकर काम करेगा। तो ये संविधान बदलने की उस मंशा के पीछे एक सकारात्मक पक्ष भी था, और जनता का एक बड़ा वर्ग जो है, लोगों का एक वर्ग जो है, वो भी बस बात की डिमांड करने लगा था कि ये प्रणाली हिंदुस्तान में असफल सिद्ध हो गई है। ये विधायकों में से मुख्यमंत्री चुनने की और सांसदों में से प्रधानमंत्री चुनने की, सांसदों के बहुमत पे जो प्रधानमंत्री का निर्भर करता है, ये प्रणाली जो है वो विफल सिद्ध हो गई। लोग उस समय एक बड़ा वर्ग मानने लगा था, इसलिए ये कहने लगा था कि इससे राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में वो आ गया था। तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं जिसके लिए अपराध बोध से ग्रसित हुआ जाए। वो उस समय तो वो लागू इसलिए नहीं हो पाया संविधान समीक्षा आयोग की बैठक की। उस समय उन्होंने ये पक्ष रखा गया कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ये ठहरा चुका है कि आप फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल में संसदीय प्रणाली को भी उसने शामिल माना है। तो इसलिए संसदीय प्रणाली में मौजूदा संविधान को रहते हुए आप ऐसा कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। इसलिए वो सरकार, जो वाजपेयी जी की सरकार, वो ठटक गई थी। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने ये सफाई नहीं दी कि नहीं वो तो मैं तो गुमराह हो गया था, वो तो प्रेत लोग जो है संविधान समीक्षा आयोग गठित करा रहे थे, मैंने तो गठित नहीं किया था, और वो तो कांग्रेस ने संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी। ये सारी बातें उन्होंने नहीं कही थी। लेकिन अब वो जो मामला था उसका लिहाज करके, सुप्रीम कोर्ट का लिहाज करके उस कदम से पीछे हट गई थी। हालांकि हो सकता है कि वो अगर कदम उठाते तो तत्कालीन परिस्थितियों में उनको जन समर्थन मिल जाता। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार ने उसी रुकावट को ध्यान में रखते हुए अटल जी के समय, अटल जी ने जिस रुकावट को महसूस किया था और ये संविधान को नहीं बदल पाए थे, ये उस समय के तत्कालीन विधि मंत्री किरण रिजिजू और उनकी माध्यम से जो जगदीप धनखड़ है राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट की बेअदबी कराई, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पे रखने वाले बयान उनके माध्यम से दिलवाए कि संसद का बहुमत संविधान में कुछ भी बदल सकता है। अब अगर आपके मन में अगर ये भावना नहीं थी तो तब तो चुनाव था भी नहीं, तब विपक्ष भी इस बात को कोई मुद्दा नहीं बनाए हुए था, तो आप ये उस समय क्यों कह रहे थे? तो आपके मन में तो था,
लेकिन गुणात्मक अंतर था। अटल जी जिस जिस वजह से अटल जी की सरकार संविधान बदलना चाहती थी उसके सकारात्मक पक्ष थे, पर आप जिस वजह से संविधान बदलना चाहते थे वो जो आपके जो कार्य तब से लेके अभी तक जो जता रहे वो ये है कि उसके पीछे आपकी भावना है कि मोनोपोली, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन, उसमें ये जो विकेंद्रीकरण की जो संविधान में वो रखी गई है, नीति रखी गई है, शक्ति संतुलन की नीति रखी, विभिन्न तमाम जो चार स्तंभ है, चार स्तंभों के बीच में शक्तियों को डिवाइड किया गया और उनके बीच में संतुलन है, एक दूसरे को वो जो है नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये नियंत्रण आपको गवारा नहीं थे, तो आप एक तो अपनी तानाशाही मंशा को सफल करने के लिए संविधान बदलना चाहते थे जिसका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं था, इसलिए जनता का कोई वर्ग वो जो आपकी मंशा अभी तक उजागर है और इसलिए विपक्ष कहता है कि अगर संविधान को की अभी भी हत्या का आपका प्रयास जारी है तो लोगों का एक वर्ग इस बात को सही मानता और इसको गौर से सुनता। अभी भी वो आप इस आरोप से, इस दोष से वो आपको मुक्त नहीं कर पाता अभी भी कि नहीं आप कहीं ना कहीं तानाशाही की मंशा से काम करने की कोशिश करते, वरना अगर आप चाहें तो जो काम आप करना चाहते वो आप सर्वानुमति से आप सहमति लेकर संसद के सारे पक्षों की वो कर सकते हैं काम, लेकिन आपका सहमति प्राप्त करने में कोई विश्वास नहीं है। आपने तो तय कर लिया, आपने किसानों से बात किए बिना और किसानों के ऊपर आपने वो जो काले कानून लाद दिए थे, उसके बाद किसानों ने इतना लंबा धरना दिया और इतने किसानों की मौत भी हो गई, फिर भी आपकी निष्ठुरता बनी रही। तो आपकी मानसिकता में जो ये है जो एक क्रूरता की जो पुट है आपकी मानसिकता में, ये जो इस शासन करने के लिए बहुत ही गलत है। वो जो कुटिलता का जो पुट है और बहुत खतरनाक है वो कुटिलता का पुट, और उस कुटिलता की पुट का आप निवारण नहीं कर पा रहे, उस विष को आप निकाल के और अपनी मानसिकता को स्वच्छ करने का काम नहीं कर पा रहे। दूसरा ये था कि जिस कारण से आपको अपराध बोध कि आप जो है आप पर कि आपके कार्यों से बार बार ये जाहिर होता जा रहा था कि आप कि धार्मिक संस्कारों के नाम पर आप भले ही अपने आप को आप पिछड़ा वर्ग के रूप में पिछड़ा वर्ग की नेता के रूप में प्रचारित करके और आपने उसको भी कैच कराया हो राजनीति में, लेकिन आप पर जो धार्मिक संस्कार हावी हैं, जो मतलब जो है जो उनका एक विकृत रूप है, वो धार्मिक संस्कार नहीं कहा जानी चाहिए। धार्मिक संस्कार तो बहुत अच्छे, वो असल में धार्मिक कुछ संस्कार हैं जिनमें आपके मन में ये भावना पनपती है कि धर्म की मर्यादा क्या है। धर्म की मर्यादा ये है कि कोई संभूक शिक्षा प्राप्त न कर पाए, कोई संभूक पवित्रता से न रहे, कोई संभूक जो है वो उसको जो कोई पद का अधिकारी न बन सके, वो उसकी कोई है जो है उसका व्यवस्था में किसी किस्म से दखल ना हो, उससे जो व्यवस्था लागू की जाए वो सिर्फ उसको केवल उसकी आज्ञाकारी भाव से, विनीत भाव से सिर झुका के उस व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस करे, यही उसकी नियति है। और इस नियति के अगर वो खिलाफ काम करता है तो वो जो है तो वो इससे धर्म की मर्यादा का टूटने का अपराधी बन जाता है और वो जो है वो वध तक किए जाने योग्य है। ये जो आपके मन में बस गया था, तो इसलिए आपको आरक्षण की प्रणाली बहुत गलत लग रही थी और आपने जो है आपने बिना संवैधानिक संशोधन किए पहले तो इस दिशा में आप पर्याप्त आगे बढ़े। आपने जैसे लेटरल एंट्री लागू की, आपने कई जगह पे आरक्षण को धता बता के आपकी कई राज्य सरकारों ने, आपने खुद भी सरकारी भर्तियां की। आपने पता चला कि आपने उसमें इसी मानसिकता का परिचय आपने जो है महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्तियों में दिया, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि केवल न भारत सरकार को जो 90 सचिव चलाते हैं उनमें पिछड़े वर्ग के केवल 3 लोग हैं, क्योंकि आप समझते कि शूद्रों को नहीं मिलना चाहिए व्यवस्था में, उनको व्यवस्था में
में अपना हिस्सा प्राप्त करने की मांग करने की बजाय उनको तो अपना वही आज्ञाकारिता का धर्म निभाना चाहिए। और लगता कि वो जो अगर आज्ञाकारिता का धर्म निभाने की बजाय वो अगर व्यवस्था में अगर हिस्सेदारी मांगने का जो साहस कर रहे हैं तो ये तो मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हो, इसलिए वो अपराधी हैं। तो इसी मानसिकता के तहत ये चाहते थे कि आप अंतिम रूप से आपका कहीं ना कहीं ये प्रयास था कि आप पर ये जो आरोप लगा कि आप जो है संविधान को इसलिए बदलना चाहते कि एक तो वही कि आपकी सारी शक्तियां केवल एक व्यक्ति में केंद्रित कर दें, आप ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर सकें। और दूसरा ये कि ये जो बाधक है मर्यादा में, जो बाधक है जो आरक्षण की व्यवस्था, इस आरक्षण की व्यवस्था को आप विशेष अवसर के सिद्धांत को कैसे संविधान से पृथक कर सकें, कैसे संविधान को विशेष अवसर की प्रदान करना, सामाजिक न्याय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जो संविधान में जोड़ी गई है, इससे संविधान को कैसे मुक्त कराना, ये आपके लक्ष्य थे। और अगर अभी भी तो आपको अभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। अगर परिस्थितियां आती हैं और फिर एक बार ये लोगों की मानसिकता ये बनती है कि नहीं वो तो जो है संसदीय प्रणाली बहुत हो गया, अब हो सकता है गठबंधन की सरकार इस बात तो मोदी जी को खुद ही चलानी पड़ रही। और अगर उन्होंने अगर जो है वो जनहितैषी और लोगों के हितों के लिए साहसिक फैसले लेने की कोशिश की और उसमें अगर ये दिखाई दिया कि सहयोगी दल बाधक बन रहे, तो इस बार भी जनता ये कोशिश करेगी। लोग अगर ये वो लेके आते हैं, ये प्रस्ताव लेके आते कि क्यों ना हम इस स्थिति को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली को लागू इस देश में करें, संसदीय प्रणाली की जगह और राष्ट्रपति के सीधे निर्वाचन की व्यवस्था करें, तो ये फिर एक बार एक प्रासंगिक हो सकता है इस ढंग की मांग। और तो इससे आपको उनको बांधना नहीं चाहिए कि मैं संविधान नहीं बदलना चाह रहा हूं। लोग ये मांग नहीं कर रहे, लोग तो ये कह रहे कि जो संविधान न बदलने के पीछे लोगों का ये कि जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता से आप नहीं मुकर सकते। उस प्रतिबद्धता से उसके बारे में आप घोषणा करें कि हम कैसा भी संविधान बनाएं, लेकिन ये प्रतिबद्धता सर्वोच्चता के साथ बरकरार हम रखेंगे। और दूसरी बात यह कि वो जो आप कह रहे संविधान हत्या दिवस के रूप में जो संविधान, वो जो आपातकाल का जो लागू करने का ध्यान है संविधान, वो आप उसको समझ नहीं पा रहे कि वो लोगों की भावनाओं का अपमान, लोग जनादेश का, उस समय के जनादेश का अपमान। क्योंकि 77 में भी जो आम चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद में आम चुनाव होने पर उत्तर भारत में तो कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन दक्षिण भारत में, लेकिन आपातकाल तो पूरे देश में लागू था, दक्षिण भारत में लोगों ने समर्थन क्यों दिया था? और 2.5 वर्ष बाद ही लोगों को लगा कि नहीं, हमें तो इस बात का जो है प्रायश्चित करना चाहिए। लोगों ने 2.5 वर्ष बाद ही जब चुनाव हुए तो अपना फैसला बदल दिया और फिर आपातकाल के मुद्दे पर कोई सरकार चुनाव लड़ने का कोई विपक्षी पार्टी फिर कभी साहस नहीं कर पाई। तो वो तो प्रायश्चित योग्य माना। 2.5 वर्ष बाद 1980 में जब चुनाव हुआ तो जितने बड़े जनादेश से जिताया, वो तो 1971 के जनादेश से ज्यादा बड़ा जनादेश उस समय, उससे ज्यादा बड़ी सीटें दी थी। तो इतना ज्यादा लोगों ने प्रायश्चित किया कि नहीं, हमने उसकी वजह से गलती की है। आपातकाल में जातियां हुई, कई कमियां भी हुई, लेकिन आपातकाल लागू करने का विकल्प सरकार के लिए खुला रहना चाहिए और आपातकाल के विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि उस समय की जो किताबें बाद में प्रकाश में आई हैं, तो ये उसमें जो इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार थे, एक तो सूचना सलाहकार जो है के पुत्र की एक किताब आई कि उस समय पे आपातकाल लागू किए जाने के बाद में 15 अगस्त का जब दिन आया, तो वो जब लाल किले से संबोधित करने जा रही थी इंदिरा गांधी जनता को, तो उन्होंने अपने सूचना सलाहकार से उस समय ये कहा था कि उसी समय ये खबर आई कि आज बांग्लादेश में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की सपरिवार हत्या कर दी गई। और ये हत्या कराने का काम किसने किया था? CIA ने किया था। और CIA के निशाने पर
इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने अपने उनसे कहा सूचना सलाहकार से कि आप भी हमारे इस आपातकाल लागू करने के फैसले से सहमत नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारत में भी ऐसे ही घटित होने वाला था। रॉ ने ये रिपोर्ट दी। तो ये नहीं, मैं विपक्ष जानबूझकर नहीं कर रहा था। जयप्रकाश नारायण जी तो बहुत बेदागी और त्यागी और संत किस्म के नेता थे, और आज कोई भी पार्टी का हो उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है और उनके प्रति अपने आप को नतमस्तक महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ लिया नहीं, राजनीति में आके सब कुछ गंवा दिया, अपने जीवन का भी बलिदान किया। जयप्रकाश नारायण भी उस समय इंदिरा जी के शासन के खिलाफ मुहिम छोड़े हुए थे, लेकिन ये आया कि नहीं, जयप्रकाश जी भले ही मुहिम छेड़े हुए हों, लेकिन वो उन्हें सारी परिस्थितियां पता नहीं थी कि ये CIA इसके पीछे काम कर रही है और उसका वो भारत में एक अस्थिरता पैदा करने के लिए जो हो रहा था। लेकिन मान लीजिए हम उसको खारिज करते कि इंदिरा गांधी ने अपने जो है राजनीतिक हित को ध्यान में रख के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से जो उनको गद्दी छोड़ने की नौबत आई थी, उसे बचाने के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए आपातकाल लागू किया, हमने मान ली। लेकिन आपातकाल के बाद में कुल मिला के जो सरकार के काम करने की दिशा थी, वो सरकार के काम करने की दिशा ये थी कि जो लोग इतने प्रभावी हो गए कि वो लोग जनता तक उनकी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते, वो सारे संसाधनों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, वो जो है वो अपने वर्चस्व को लगातार बढ़ाते रहना चाहते हैं। मतलब उसमें मुनाफाखोर भी हो गए, उसमें जो है कर चोरी करने वाले बड़े ड्रैगन भी शामिल हो गए हैं, उसमें वो औद्योगिक तंत्र भी शामिल हो गया, जो कि जो है सरकार को अपने सारे पे नचाना चाहता है, वो औद्योगिक तंत्र भी शामिल हो गया। उसमें जो है राजाओं जैसी जो पुरानी संरचना की जो ताकतें हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को हजम नहीं कर पा रही, वो राजशाही की वो ताकतें वो भी उसमें शामिल हो गई। उसमें जो है जो सामाजिक न्याय में बाधक जो रूढ़िवादी तबके हैं समाज में, जो चाहते हैं आज भी एक मुट्ठी भर वर्ग का नियंत्रण पूरे समाज पे, पूरा समाज झेल है। तो मतलब वैसे लोग, तो वो जो है वो हर काल में सरकार के सामने वो इस ढंग के जो नित स्वार्थ होते हैं, वो हर सरकार के सामने एक चुनौती बनने का काम करते। और जो सरकार जनहित के लिए समर्पित है, उस सरकार को फिर एक साहस दिखाना पड़ता है कि उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़े और उनको अपनी हैसियत दिखाए कि जनता के समर्थन से चुनी हुई सरकार से ऊपर कोई नहीं है। आपने कितना भी आपके पास में धन दौलत इकट्ठा हो गया हो, कितने भी आपके संपर्क हो गए हो, कितनी भी आपके पास में जो है मसल पावर हो गई हो, लेकिन लेकिन अगर सरकार इरादा बना लेगी तो आप जो है आप कुछ नहीं है। और ये सरकार, चूंकि जनता को, सरकार को सबसे पहले देखना है, इसलिए सरकार अगर आप एक सीमा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कहीं पे भी कर रहे, जनता के हितों की कीमत पे, जनता की पे शोषण करे, तो सरकार आप पर अंकुश लगाने का, सरकार आपको पटकनी लगाने का अपना कर्तव्य पूरा करेगी। इस नाते तो ये आपातकाल को इसी दिशा में इंदिरा गांधी ने मोड़ दिया था कि नहीं, उस समय पे ये था कि उस समय जमाखोरों पे, मिलावटखोरों पे कार्रवाइयों का अभियान शुरू हो गया था। उस समय पे सरकारी कर्मचारियों पे अंकुश लगाया गया था कि वो बिना रिश्वतखोरी के अपने कर्तव्य का पालन करें। ट्रेनें समय पे आने लगी थी, शासकीय तंत्र में एक अनुशासन, एक जवाबदेही की कायम की गई थी। और जो है जो नाजायज वर्चस्व जमाए रखने की जो कोशिश कर रहे थे, उन वर्गों को औकात में लाने का काम उस समय की सरकार ने किया गया था। और वो अगर तो लोगों ने 2.5 वर्ष तक जब जनता पार्टी का शासन रोकते ये जब लोगों को याद आया, ये पक्ष याद आया आपातकाल का, तो लोगों ने उसके बाद में प्रायश्चित की भावना महसूस की और लोगों ने उसी गति को बनाए रखने के लिए कि नहीं, एक बार पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाए, कोई सरकार के ऊपर कोई नियत स्वार्थ की तत्व
इतना ऊपर ना जा सके कि सरकार उससे भयभीत हो जाए, उस सीमा तक कर ले, ताकि हमारे आम आदमी के साथ जो एक जमीन का जो आदमी है उस तक उनकी योजनाओं का और सरकार के इरादों का पूरा लाभ हो सके। इसलिए वो सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता ने फिर एक बार इंदिरा गांधी को 1980 में इतना प्रचंड समर्थन दिया था। अब ये एक बहस का विषय हो सकता है कि उसके बाद में जिस सीमा तक जनता की अपेक्षा थी उस सीमा तक अपनी नीतियों को फलीभूत इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जनादेश की इबारत को चाहे भले चेतन रूप से ना सही, लेकिन उसका अचेतन रूप से सरकारों पर असर पड़ता है। अगर वो जो सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं उनकी भावना अगर बहुत ही ज्यादा जड़ नहीं है तो उन चीजों का असर पड़ता है। तो इसलिए उन चीजों का असर पड़ा था, इसलिए उस समय बाद में इसलिए उस दौर में जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने उससे ये नवोदय विद्यालय जैसी योजनाएं लागू की, नवोदय विद्यालय जैसी एक शुरुआत की, जिससे ग्रामीण अंचल के और गरीब पृष्ठभूमि के गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने की सुविधा सुलभ हो सकी थी। और आईएएस अधिकारियों, कई आईएएस और आईपीएस की नौकरी हासिल कर चुके थे, जिनको बाद में मोदी जी की सरकार आ जाने के बाद में फिर उनको कोसा गया कि मतलब ये आप तो नवोदय के पढ़े हुए आईएएस हैं। मतलब लोगों को जो वर्ग था नहीं, वो तो उसको ये हजम नहीं होता कि जो अभी नीचे था वो हमारी बराबरी पे आके खड़ा हो जाए। तो उसकी जो उसके अंदर का जो जहर था, वो अंदर का जहर निकला था, उस समय पे बहुत ज्यादा निकलता था और वो सबकी दिमाग में है। और तो इसलिए आपातकाल लागू करने का विकल्प खुला रहना चाहिए। आप उसको उस विकल्प को नकार रहे हो, विकल्प, और उस विकल्प का जरूरत पड़े तो मोदी जी को भी इस्तेमाल करना चाहिए, व्यक्तिगत निरंकुशता के लिए नहीं। उनका दौर आते आते, हम ये नहीं कहते उन्हीं के समय पे भी हुआ, उनका दौर, अंबानी तो प्रभावी हो गए थे कांग्रेस की सरकार के समय में, और अंबानी की तो हैसियत इतनी बढ़ गई थी कि अंबानी ने तो चंद्रशेखर की सरकार तो अंबानी की चुनी हुई सरकार थी, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी। सरकारें गठित करने सरकार की भाग्य विधाता बन गए थे उद्योगपति। आज मोदी जी भले ही अपना भाग्य विधाता की सीमा तक तो उनको नहीं जाने दे रहे, लेकिन ये है कि आज ये लोगों के अंदर जो है एक धारणा लोगों के अंदर ये है कि आज सरकारों की नीतियां, मोदी सरकार की नीतियां तय करने का काम अदानी और अंबानी कर रहे हैं। और आज जो कारपोरेट जगत है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि सरकार जो है उसके हितों की, उसका मुंह देखकर नीतियां बनाती है, उसका मुंह देखकर काम करती, जनता का मुंह देखकर काम नहीं करती। और इसके अलावा जो वो रूढ़िवादी जो सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें हैं, वो भी मोदी जी की सरकार के समय इतनी प्रभावी हो चुकी है कि वो कोई बदलाव नहीं होना देना चाहती। संघ प्रमुख की नसीहत के बावजूद भी वो किसी बदलाव में बाधक है, और इतनी सक्षम नहीं रह गई सरकार की उसका मुकाबला कर सके। तो आज अगर मोदी जी भी अगर आपातकाल का इस्तेमाल अगर इन कामों के लिए काम करते कि उन पर अंकुश लगाने का काम करें, अगर रिश्वतखोरी दफ्तरों में कम करने का काम करें, काला धन को बाहर निकालने के लिए अगर एक सीमित समय का एक आपातकाल लागू करें, तो उस आपातकाल का तो हमने बताया कि 1980 में जनता ने एक तरह से उस आपातकाल को की तायद करते हुए वोट दिया था। उस जनादेश में तो उसके विरोध में मतदान करने और उसके विरोध में सरकार बदलने के लिए तो प्रायश्चित किया था। तो आज आप उस प्रायश्चित को नकारने का काम कर रहे हैं, उसको संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाने की बात करके। आपके लिए प्रस्थान बिंदु 1975-77 नहीं है, आपके लिए प्रस्थान बिंदु 1980 में है कि 1980 में 2.5 वर्ष बाद क्यों कांग्रेस को वापस लाने के लिए जनता ने सोचा। तो वो जिन कारणों से सोचा, आज भी वो कारण मौजूद है। और आज भी और जनता की अपेक्षा ये है, भले ही वो खुल के सामने नहीं आ रही हो, कि मोदी भी उस तरीके का काम करें ताकि हम उन्हें अकेले दम पर
फिर एक बार उनके लिए बहुमत सजाने का काम करें, अकेले दम पे, बल्कि 400 पार तक उनकी पूरी करने का की मंशा पूरी करें। लेकिन वो काम क्या करें कि ये नहीं होना चाहिए कि पता चला कि पूरी देश के सारे संसाधन, सारी संपत्तियां 1% जो कारपोरेट वर्ग है उस तक सीमित रह जाए। गरीबी और अमीरी की खाई इतनी चौड़ी हो जाए कि पता चला कि देश की ज्यादातर जो संपत्ति है वो केवल 1% आबादी तक सीमित हो जाए। फिर भी हम आबादी पर बजाय कोई नया टैक्स लगाने के उसको पता चले उसको कर्जे के माफी देने के लिए, कारपोरेट टैक्स में कमी करने के जैसी उसको सहूलियतें देने के लिए बाध्य कर दें, अपने आप को बाध्य महसूस करें, उसके चरणों में नतमस्तक दिखाने का काम करें। और भले ही जनता के हितों के साथ में खिलवाड़, चाहे जितना खिलवाड़ होता रहे, तो आप अगर आपको ये लगता है कि इतना ताकतवर हो गए और ये सारे काम, ये साहसिक कदम हम तब उठा सकते हैं जब हम एक सीमित समय के लिए एक आपातकाल लागू हो जाए, कोई हमारा विरोध करने वाला न रह जाए, तो जनता ये अवसर आपको देने के लिए तैयार है। 1980 का मैसेज आप उस दिशा में काम तो करें। अभी तो आप उनसे निस्वार्थों के साथ समझौता करके, निस्वार्थों के साथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालाच दिखाई देते हैं और उनका सहयोग और समर्थन आप ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जनता के समर्थन से ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आपको ये भावना तो बदलनी पड़ेगी और संविधान हत्या दिवस जैसे उसकी वजह से लोगों की आप का ध्यान डाइवर्ट कर सकेंगे और लोग ये मानने लगे, आपने जैसे जड़ धारणा बना दी कि लोग तो हर सूरत में जो है संविधान बदलने के खिलाफ है। ये आपकी धारणा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी ये धारणा गलत नहीं है। अगर सकारात्मक पक्ष के साथ अगर आगे भी अगर आप भी पहल करते हैं संविधान बदलने की और आगे भी अगर कोई पहल होती है तो वो उसका जो है केवल स्वरूपगत शासन प्रणाली के स्वरूपगत का एक मामला हो तो उसके लिए तैयार है। और आपातकाल लागू करने के विकल्प आपके पास में रहे, सरकारों के पास में रहे, जनता तो इसके लिए तैयार है। जनता, आप जो काम कर रहे हैं वो तो जनता की जो धारणा है, जनता की जो मानसिकता है, जनता की जो समझ है और आपकी जो समझ है, उसमें बहुत बड़ा फर्क, समझ में बहुत बड़ा फर्क है, स्पष्ट नजर आ रहा है। आप इस फर्क को मिटाएं और जनता की भावना को सही तरीके से पढ़ें तो आपको ये जो है शब्दों की ये जुगाली करते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये जो है बेमतलब के जो कार्य जिसका कोई राजनीतिक फायदा भी आपको नहीं होने वाला, संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाने जैसी घोषणा करके कोई आपको राजनीतिक फायदा भी नहीं होने वाला। आपको राजनीतिक फायदा तो आपको अपनी नीतियों से, अपनी कदमों से प्राप्त होगा और वो राजनीतिक और नीतियां ये होनी चाहिए कि आप उन पे काला धन वालों पे, टैक्स चोरों पे, मिलावटियों पे, जमाखोरों पे, मुनाफाखोरों पे उनकी आप नकेल कसने का काम करें और जो है सरकारी तंत्र, जो रोजमर्रा का जो भ्रष्टाचार है जिससे आम जनता को जूझने का काम करना पड़ता, उस पर खुद प्रभावी अंकुश लगाएं और राज्य सरकारों को प्रभावी अंकुश अपनी राज्य सरकारों को भी प्रेरित करें कि वो भी इसके लिए काम करें। तभी जो है आपको फिर एक बार जिस राजनीतिक बढ़त को हासिल करने की हसरत अभी आपके मन में है और ये जो आपको एक बड़ी कचोट महसूस हो रही है, ये भले ही आप ऊपर से कहते हो कि हमारी जीत है, लेकिन आपको तो पता है कि ये हमारी इसमें हेटी हुई है इस लोकसभा चुनाव में। तो इस हेटी का की जो शर्मिंदगी है उसको जो मिटाने का प्रयास, अगर आप मिटाने की आप सफल प्रयास करना चाहते हैं तो आपको एक सही दिशा अख्तियार करनी पड़ेगी, सही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक सकारात्मक पक्ष ये है, आपके पास में एक अभी चीज है जो आपको बल दिए हुए है। वो चीज ये है कि अभी भी व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की लोकप्रियता इस देश में सबसे बड़ी है, इसलिए वो जो है भरोसा फिर आप जितना मतलब उस भरोसे को और बढ़ाने के लिए में आप सफल हो सकते, सही दिशा में
काम करने के लिए। आज के वीडियो में, अब इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी दर्शकों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि वो इस वीडियो के बारे में जो भी राय वो उन्होंने बनाई हो, उस राय को या कमेंट बॉक्स में उसको दर्ज करना न भूलें, क्योंकि आपकी राय हमें वैचारिक खुराक देने का काम करती। साथ ही जो नए दर्शक जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को जिन्होंने इस वीडियो को हमारे चैनल के पहले वीडियो को देखा है, वो अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और उनके मन में अगर ये उत्सुकता हुई हो कि आपको हमारा हर वीडियो देखने को मिले, तो उनसे हमारी प्रार्थना ये है, हमारा निवेदन ये है कि वो स्वयं भी अपने परिचितों को और अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करें कि वो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इसमें जो बेल आइकॉन है वो उसको दबा दें, घंटी की आकृति के उस बटन को दबाने से ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचाया करेगा। इसलिए आप हमारे हर नए वीडियो को देखने की अपनी उत्सुकता शांत कर सकेंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।